हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं। यहाँ से 2017 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके ये जो आने वाला एग्ज़ाम है यहाँ पर भी आपके इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस अधिनियम की अभी ज़रूरत है। हमारे देश में लिंगानुपात घटाने की बात चल रही है, तो ये करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या क्या इसमें दिया गया है, क्या क्या इसमें बोला गया है, ये सारी ही चीज़ करिएगा। जो पीएनसीडीटी अधिनियम है उसको हम कहते क्या हैं और क्या कहा जाता है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? तो ये होता है गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक इसको बोला जाता है। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक इस पीएसपीएनडीटी अधिनियम को बोला जाता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये अधिनियम ये बोलता है कि प्रसव से पूर्व आप लिंग का चयन नहीं कर सकते, ना ही आप पता कर सकते कि जो माता है उसके पेट में लड़का है या लड़की है, आप ये नहीं पता कर सकते। इसको हम प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स भी बोलते हैं। मतलब प्री कंसेप्शन मतलब आप गर्भ धारण से, एंड प्री नेटल और प्रसव पूर्व से, दोनों से ही पहले आप चेक नहीं कर सकते हो। ये अधिनियम कब आया था? 1994 में आया था, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पीएनसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 बोलते हैं। बात करें कि ये अधिनियम कब आया था, तो ये 20 सितंबर 1994 को आया था। कब आया था? 20 सितंबर। स्पेशली ये डेट तो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये कब आया था। पीएसपीएनडीटी अधिनियम कब आया था? 20 सितंबर 1994 में आया था। और इसमें संशोधन कब हुआ था? 14 फरवरी 2003 में इसमें संशोधन हुआ था। दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? तो संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। 14 फरवरी 2003 में संशोधन हुआ था और 20 सितंबर 1994 में ये आया था। 20 सितंबर 1994 में ये आया और 14 फरवरी 2003 में इसमें संशोधन हुआ। दोनों ही याद रखना, सितंबर 94 में आया था और फरवरी 2003 में इसमें संशोधन हुआ। इसमें क्या हुआ था? 2003 में संशोधन किया हुआ था, हालांकि इसमें 2011 में भी संशोधन हुआ। 1994 में जब ये संशोधन आया तो एकदम लाइटली तरीके से ये था, उतना ज़्यादा प्रभावी तौर पर इसको लागू नहीं किया गया था, है ना। फिर क्या हुआ कि 2003 में इसका सख्ती से पालन करने का, 1994 के बाद से नियम तो आ गया था, लेकिन लोग उसको मानते ही नहीं थे। जो स्वास्थ्य चिकित्सालय थे, जो मेडिकल्स, जो नर्सेस वगैरह थी, वो बता देती थी माताओं को, तो कोई ऐसा सख्ती से कोई सजा का भी प्रावधान नहीं था। तो 2003 में इसको सख्ती से लागू किया और 2011 में और भी ज़्यादा सख्ती इसमें दिखाई गई। आपसे पूछें कि इस अधिनियम में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं, तो इस अधिनियम में 8 अध्याय हैं और 34 धारा हैं। कितने हैं? 8 अध्याय हैं और 34 धारा हैं। सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सारी ही धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है। इसका उद्देश्य क्या है? कन्या भ्रूण हत्या और लिंगानुपात को कम करना उद्देश्य है। इस अधिनियम में क्या हुआ है? प्रसव से पहले शिशु के लिंग का पता लगाने पर रोक लगा दी गई है। अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों का जो इस्तेमाल है केवल कुछ खास मामलों में किया जा सकता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड ही एक, जिसको हम सोनोग्राफी बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड ही एक ऐसा तरीका होता है जिसके द्वारा एक माता के पेट में पता कर सकते हैं कि इसके पेट में क्या है, लड़का है या लड़की है, या कोई भी विसंगति का पता भी अल्ट्रासाउंड, मतलब बच्चे के अंदर की पूरी जानकारी, वो बच्चा किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, बच्चे की स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ हम अल्ट्रासाउंड द्वारा पता कर सकते हैं। अब अगर अल्ट्रासाउंड जो तकनीक है वो अगर हर एक हॉस्पिटल के लिए अलाउ कर देंगे, है ना, तो फिर वो तो कोई भी फर्जी तरीके से चेक कर सकता है। तो ये कुछ विशेष कारणों में लिखित जानकारी द्वारा, लिखित पत्र द्वारा ही अल्ट्रासाउंड हो सकता है। हर किसी का जैसे कि बच्चे में लग रहा है कि कोई विसंगति है, या ऐसा लग रहा हो कि माता जिस माता है, अगर उसको कोई आनुवंशिक बीमारी है, जो बच्चा होने वाला उसके परिवार में, उसके माता पिता को, उसके दादा दादी को, नाना नानी को कोई भी आनुवंशिक बीमारियां हैं, तो वो कहीं बच्चे में तो वो नहीं आई है, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, वर्णांधता हुआ, इस प्रकार के रोग कहीं बच्चे में तो नहीं आ गए हैं, कहीं डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, कहीं एडवर्ड सिंड्रोम तो नहीं है। इस प्रकार की जांच करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था कि मतलब ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है, और अल्ट्रासाउंड के द्वारा लिंग चयन ना हो, इसको रोकने के लिए ये अधिनियम लाया गया था।
इस अधिनियम के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड मशीनों का इस्तेमाल केवल उन मामलों में किया जा सकता है कि जैसे कि बच्चे में कोई पाचन संबंधी विकार हो, बच्चे में कोई आनुवांशिक असमानता हो, बच्चों में कोई गुणसूत्रीय असमानता हो, हीमोग्लोबिनोपैथी हो, है ना, लिंग संबंधी विकार हो, तो ये सारी चीज़ों के में हम अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो डॉक्टर को तो पता चल जाता है कि कौन सा लिंग है, लेकिन वो डॉक्टर की ये जिम्मेदारी है कि वो घर उसके जो परिवार के ना पति को ना पत्नी को ना गर्भवती महिला को किसी को भी नहीं बताएगा कि उसके जो माता है उसके पेट में क्या है। अगर कोई बताता है तो उसको लगभग 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है यदि कोई केंद्र या संचालक ऐसा कुछ बताता है तो। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएनसी पीएनडीटी अधिनियम को कब संशोधन किया गया? पीएसपी समझ गए हो ना, प्री कंसेप्शन प्री नेटल। ठीक है, प्री कंसेप्शन प्री नेटल तकनीक इसको हम बोलते हैं। इसको संशोधित कब किया गया था? तो मैंने अभी बताया था कि ये सितंबर 1994 में आया था। सितंबर 1994 में आया था और फरवरी 2003 में 14 फरवरी 2003 में इसमें संशोधन किया था। 14 फरवरी 2003 में इसमें संशोधन किया था और ये आया कब था? 20 सितंबर 1994 को ये आया था और 14 फरवरी 2003 में इसमें संशोधन किया था। फ्रेंड्स, अगर ये इसी प्रकार के अधिनियम के सारे एमसीक्यू आपको लेना है, सारे एमसीक्यू टॉपिक वाइज आपको थ्योरी भी पढ़ना है, आपको इसकी ट्रिक भी पढ़ना है, या आपको अब केवल एमसीक्यू लगाना है, तो हम पूरे अधिनियम के आपको 2000 से ज़्यादा एमसीक्यू देने वाले हैं हमारे हम जीतेंगे बैच में बाकायदा। इसके अलावा जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, टॉपिक वाइज थ्योरी है, वो भी आपको मिल जाएगी इन सारे अधिनियम की, साथ में सारी योजनाओं की, साथ में बाल विकास की, साथ में आपकी जो भी प्रबंधन का टॉपिक है उसकी। मैंने सुबह में एक वीडियो बनाया था पंचवर्षीय योजना का, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया, बनाया मैंने 1 घंटे का वीडियो था, पता नहीं 23 मिनट का ही अपलोड हो पाया, बाद का उसकी वीडियो तो गायब हो गई, मेरी आवाज़ ही आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्या हो गया था। तो मैं उसका सेकेंड पार्ट कल लेके आ जाऊँगी। तो पंचवर्षीय योजना के आपको जो मैं वो 200 क्वेश्चन दूंगी, आपको वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। और पंचवर्षीय योजना सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आने हैं। कैसे आपको मिलेंगे फ्रेंड? देखिए, जैसे ये हमारा हम जीतेंगे बैच है, ये हम जीतेंगे बैच, ये टेलीग्राम ग्रुप आपको इस प्रकार से मिलेगा। ये देखिए मैंने ट्रिक याद करवाई है सिफिलिस की, सिफिलिस का ट्रिक मैंने याद करवाया है ट्रैपोनोमा पैलिडम। ट्रैपोनोमा पैलिडम से के दौरान सिफिलिस होता है, इसको कैसे याद रखो? ट्रैपोनिमा से याद रखो ट्रिप, और सिफिलिस से याद रखो सेफ, तो ट्रिप में सेफली जाना है ना। इस प्रकार से हम ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पंचवर्षीय योजनाओं की पूरी ट्रिक है, इसमें सारे लक्ष्य आपको ट्रिक द्वारा करवाए गए हैं। ये सतत विकास लक्ष्य के एमसीक्यू हैं और ये सतत विकास लक्ष्य की जो थ्योरी है वो ट्रिक द्वारा। इसके अलावा आप यहाँ पे जाएंगे माई फाइल वाले सेक्शन में, यहाँ पे ये देखिए सतत विकास लक्ष्य की वीडियो मिल जाएगी, ये सारी वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये पंचवर्षीय योजना की ट्रिक की वीडियो है, ये पंचवर्षीय योजना भाग 2 की ट्रिक की वीडियो है। इसके अलावा जितने भी अधिनियम है, जैसे कि ये देखो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, ये बाल विवाह निषेध अधिनियम है, ये दहेज निषेध अधिनियम, इस प्रकार से आपको सारे करीब 15 से 20 अधिनियम है वो इकट्ठे भी आपको दे दूंगी मैं। और इसके साथ ही पूरा का पूरा आपको टॉपिक वाइज देना है तो आप टॉपिक वाइज भी ले सकते हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम है, महिला सुरक्षा नीति है, स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम है ना, ये सारे आपको सर्व शिक्षा अभियान के क्वेश्चन है। इसके अलावा गर्भाशय, मानव अंग, मानव ग्रंथियाँ, मानव पाचन तंत्र, पोषक तत्व, पूरी आईसीएमआर की रिपोर्ट हमने यहाँ पे ट्रिक द्वारा कराई है। पूरा आईसीएमआर रिपोर्ट यहाँ पर ट्रिक द्वारा है, सब कुछ ट्रिक द्वारा, और सब कुछ आपको इस तरह से आप कुछ भी खोजेंगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रयोजन के लिए प्रसव पूर्व तकनीक का उपयोग किया जाता है? गुणसूत्र संबंधी विकृति, अभी मैंने बताया था कि गुणसूत्र संबंधी विकृति बच्चे को होती है तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि हाँ इसकी अल्ट्रासोनोग्राफी होना चाहिए, तो उस स्थिति में प्रसव पूर्व तकनीक मतलब ये इनका उपयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। मेटाबॉलिक मतलब उपापचय संबंधी कोई समस्या हो तब भी चेकअप किया जाता है। लिंग संबंधी कोई आनुवांशिक रोग हो तो भी किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। मतलब चाहे गुणसूत्र संबंधी विकृति हो, चाहे उपापचय संबंधी रोग हो, चाहे लिंग संबंधी आनुवांशिक रोग हो, इन सारे ही लोगों के लिए प्रसव पूर्व तकनीक का उपयोग किया जाता है। प्रसव पूर्व तकनीक का उपयोग इन सारे ही रोगों के लिए किया जाता है। मतलब इन सारे ही रोग अगर हो जाते हैं तो हमें अल्ट्रासोनोग्राफी करना पड़ेगी। लेकिन अगर ये अल्ट्रासोनोग्राफी के दौरान यदि कोई संस्था या केंद्र का संचालक
महिला को या उसके पति को या उसके किसी भी घर वाले को सूचना देता है कि आपके मतलब आपके जो लड़की है उसके कौन सा भ्रूण है, उसका लिंग क्या है, ये बताता है, तो उसको 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है और उसको 3 साल तक की सज़ा ये हो सकती है। इस अधिनियम के तहत जो अपराध होंगे वो संज्ञेय अपराध माने जाते हैं। संज्ञेय मतलब अपराध कैसा होता है, इसके लिए हमको वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोर्ट से हमें वारंट लाओ दिखाओ तब हम जिम्मे, बिना वारंट के ही गिरफ्तारी कर सकता है पुलिस को, ये अधिकार प्राप्त होता है। अगला है भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग का गठन कब हुआ था। तो भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग का गठन हुआ था 1995 में। कब हुआ था होम्योपैथी विभाग का गठन? 1995 में हुआ था। होम्योपैथी संस्थान कहाँ है? होम्योपैथी संस्थान है कलकत्ता में। होम्योपैथी संस्थान कहाँ पर है? होम्योपैथी संस्थान कलकत्ता में है। और भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग का गठन कब हुआ था? 1995 में हुआ था। ये भी मैंने बैच में ट्रिक द्वारा याद करवाए हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, होम्योपैथी संस्थान कहाँ पर है? कलकत्ता में है। तो क्या ऐसे याद रखो कि कत्ता से याद रखो काटना, और होम काट, होम आजकल मुझे काट रहा है मतलब घर मुझे काटने दौड़ रहा है, तो होम से याद रखो कत्ता। होम कल होम्योपैथी संस्थान कहीं भी आए तो कलकत्ता होगा। आयुर्वेद संस्थान जयपुर में है और होम्योपैथी संस्थान कहाँ पर है? कलकत्ता में है। अगला क्वेश्चन है पीएनसी पीएनडीटी अधिनियम 1994 में जो अपराध होंगे ये अपराधों की प्रकृति कैसी होगी। तो ये इसकी सबसे पहले तो ये अपराध संज्ञेय होंगे। संज्ञेय तो यही वाला दिख रहा है, तो संज्ञेय, जमानतीय और समनीय होंगे। इस प्रकार का जो अपराध होगा वो कैसा होगा? संज्ञेय होगा, जमानतीय होगा और समनीय होगा। मतलब जमानत और समनीय होगा। इस अधिनियम में इसके बारे में बोला गया। ये जमानतीय की जगह अजमानतीय कीजिएगा। अजमानत, ये इस प्रकार का अधिनियम कोई करता है तो वो अजमानतीय होगा, तो इसका अजमानतीय कीजिएगा। एक तो संज्ञेय होगा, दूसरा अजमानतीय होगा और तीसरा समनीय होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से होगा। आप संज्ञेय, अजमानतीय और समनीय होगा। धारा 27 में ये बोला है। किस में बोला है? धारा 27 में ये बोला है। एक सेकेंड रुकिएगा। तो याद रखिएगा इस प्रकार के जो अपराध होंगे कैसे होंगे? संज्ञेय होंगे, अजमानतीय होंगे और असमनीय होंगे। संज्ञेय होंगे, अजमानतीय होंगे और असमनीय होंगे। तीनों में ही आ लगा ली। संज्ञेय केवल संज्ञेय होगा, बाकी अजमानतीय और असमनीय होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये हर अधिनियम की प्रकृति क्या है, हर अधिनियम में मतलब कब लॉन्च हुआ, ये बहुत ज़्यादा आते हैं। आपसे पूछे कि ये असमनीय मतलब क्या होता है? असमनीय मतलब होता है कि ऐसे अपराध जिन जिन के पक्षों के बीच समझौता कानूनी रूप से संभव नहीं होता। ऐसे मतलब अधिकार जिनमें जो कानूनी समझौता होता है वो मतलब कानूनी समझौता को नहीं माना जाएगा। जिनके पक्षों में कानूनी रूप से समझौता होता ही नहीं है कि हम तुम्हें पैसा दे दे तुम समझौता कर लो और डॉक्टर से बात कर लें कि नहीं पुलिस को मत बताओ, तो वो होता है असमनीय। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो अपराध है पीएनसी पीएनडीटी ये कैसा होगा? सबसे पहले तो होगा संज्ञेय, दूसरा होगा अजमानतीय। संज्ञेय होगा, अजमानतीय होगा मतलब उसकी जमानत नहीं होगी, और तीसरा क्या होगा? असमनीय होगा। तीसरा क्या होगा? असमनीय होगा। इसमें ये 3 ऑप्शन गलत हैं। कैसे होंगे? संज्ञेय, अजमानतीय और असमनीय होगा। असमनीय क्या होता है कि आप उसके लिए कानूनी रूप से कोई समझौता नहीं कर सकते हो, उसको हम असमनीय अपराध बोलते हैं। अगला है पराश्रव्य मशीनों और स्कैनर के पर प्रतिबंध पीएनसी पीएनडीटी अधिनियम की किस धारा में लगाया गया है? मैंने बताया था इनकी बिक्री पर क्यों रोक लगाया गया है, क्योंकि ये क्या करते हैं, वही गलत चेकिंग वगैरह करते हैं, है ना। तो इसी कारण से ये इस पर रोक लगा दी गई है। तो इस पर जो रोक लगाई है वो किस धारा के तहत लगाई गई है? धारा 3B के तहत क्या लगाया गया है? जितनी भी अल्ट्रासाउंड मशीन होती हैं उन पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। ये जब 2003 में संशोधन हुआ था ना, उसमें ये धारा जोड़ी गई है। उसमें अल्ट्रासाउंड मशीनों को कोई खरीदेगा ना तो उसके लिए प्रमाण पत्र बताना पड़ेगा, सरकार के पास रजिस्टर होना चाहिए कि किसने ये किस किस के पास अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं, ताकि जब चेकिंग हो तो पता कर सके कि हमारे यहाँ ज़िले में कहाँ कहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं।
इस अधिनियम के तहत पंजीकृत ना होने वाले व्यक्ति, यदि यदि कोई प्रयोगशाला है या कोई व्यक्ति है और वो अल्ट्रासाउंड खरीदेगा तो उस पर उसको सजा दी जाएगी। और बिना पंजीकृत संस्थाओं को अल्ट्रासाउंड मशीन देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोई भी प्रसव पूर्व निदान तकनीक तब तक उपयोगी या संचालित नहीं की जाएगी जब तक ऐसा करने के लिए जो व्यक्ति है वो लिखित रूप से दर्ज नहीं बताएगा कि उसके परिवार में ये समस्या है। देखो, सबसे पहली मैंने ये चीज़ हो सकती है, यदि महिला की आयु कितने की ज़्यादा हो, 35+ हो। यदि महिला की आयु 35+ से ज़्यादा होगी ना तो भी अल्ट्रासाउंड करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा यदि गर्भवती महिला का उसके पहले 2 बार गर्भपात हुआ हो तो भी कारणों की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड चेक करने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिला ने कोई विरूपजनक दवाइयाँ जैसे टेरोटोजेनिक दवाइयाँ वगैरह है इनका लिया हो और वो उसके संपर्क में आई हो, तब भी जो है ये चेक करने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिला या उसके पति को कोई आनुवंशिक समस्या हो, शारीरिक विकृति हो तो उस स्टेज में भी ये दी जाती है। इसके अलावा कोई व्यक्ति जिसमें किसी महिला का रिश्तेदार या पति भी शामिल हो, उस पर या उन दोनों पर लिंग चयन तकनीक के प्रयोग की मांग नहीं करेगा या उसे प्रोत्साहित नहीं करेगा। ये बोलते हैं कोई भी व्यक्ति डॉक्टर से ये नहीं बोलेगा कि आप हमें बताओ कि हम हमारा लड़का है या लड़की। अगर कोई पूछेगा ना तो भी वो सजा के पात्र में आएगा। ठीक है। जबकि धारा 3A क्या बोलती है? धारा 3A लिंग चयन के प्रतिषेध के बारे में बताती है। ये सबसे महत्वपूर्ण धारा है 3A। धारा 3A क्या बताती है? लिंग चयन प्रतिषेध के बारे में बताती है, मतलब लिंग चयन को मनाही करती है धारा 3A। धारा 3A क्या करती है? लिंग चयन पे मनाही करती है कि लिंग चयन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा धारा 3 क्या कहती है? धारा 3 कहती है कि आनुवंशिक परामर्श केंद्रों, आनुवंशिक प्रयोगशालाओं और जितने भी क्लिनिक हैं, अगर वो इस अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं होंगे तो वो व्यक्ति जो है वो इस अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ अपनी जो प्रयोगशाला है या अपना जो संस्थान है उसको संचालित नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये धारा 3 में बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, PNCPD अधिनियम पर्यवेक्षी बोर्ड की बैठक 6 महीने में कितने बार होना चाहिए? देखो, ये PSPNDT अधिनियम में एक केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड होता है और एक राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड होता है। धारा 7 में केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड का गठन बताया है। धारा 7 में किसका बताया है? केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड गठन के बारे में बताया है। केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड गठन के बारे में किस में बताया है? धारा 7 में बताया। उसमें बताया है केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत बोर्ड को शक्तियां प्रदान करेगा और एक बोर्ड का गठन करेगा जिसका नाम होगा केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड। बोर्ड में कौन कौन शामिल होगा? एक तो परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रभारी मंत्री जो होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। कौन इसका अध्यक्ष होगा? जो परिवार कल्याण मंत्रालय का जो प्रभारी होगा। परिवार कल्याण मंत्रालय का जो प्रभारी होगा वो कौन होगा? इसका अध्यक्ष होगा। इसके अलावा परिवार कल्याण विभाग का जो सचिव होगा वो इसका उपाध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष कौन होगा? परिवार कल्याण विभाग का उपाध्यक्ष कौन होगा? जो केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड का सचिव कौन हो? उपाध्यक्ष कौन होगा? जो परिवार कल्याण विभाग का सचिव होगा। उपाध्यक्ष कौन होगा? परिवार कल्याण विभाग का सचिव। और अध्यक्ष कौन होगा इस बोर्ड का? जो परिवार कल्याण विभाग का प्रभारी मंत्री होगा वो इसमें सदस्य होगा। इसमें 3 सदस्य वो होंगे जो केंद्रीय महिला बाल विकास, विधि और न्याय मंत्रालय और विधि विभाग से संबंधित रखते हों। इसके अलावा जो 10 सदस्य होंगे वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होंगे। केंद्रीय सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशक में पदस्थ लोग भी होंगे। इसके अलावा बाल रोग विशेषज्ञ, सामाजिक वैज्ञानिक और महिला संगठनों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। 3 महिला सदस्य होंगी जिसमें से 2 लोकसभा, 3 महिला सदस्य होंगी, 3 महिला सदस्य जिसमें से क्या होंगी? 2 लोकसभा की होंगी और 1 राज्यसभा की होंगी। ठीक है, ये सारे ही फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा परिवार कल्याण का जो प्रभारी है वो केंद्रीय सरकार का संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा, मतलब संयुक्त सचिव होना चाहिए। इनकी जो नियुक्ति होगी वो 3 वर्ष के लिए होगी। इन सब की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होगी? 3 वर्ष के लिए होगी। आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो PNCPNDT अधिनियम में केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड का गठन होगा वो कितने साल के लिए होगा? तो वो 3 साल के लिए होगा। कितने के लिए होगा? वो 3 साल के लिए होगा। बोर्ड की अब बात करें बोर्ड की बैठक, तो बोर्ड की जो बैठक के बारे में बताया गया है वो धारा 9 में बताया गया है।
बोर्ड की बैठकों के बारे में किस धारा में बताया गया है, धारा 9 में बताया गया है। और ये बताया गया है कि बोर्ड की जो बैठकें हैं वो 6 माह में कम से कम एक बार जरूर हो। बोर्ड की बैठक कितनी हो, 6 महीने में कम से कम एक बार बोर्ड की बैठक जरूर होना चाहिए, ये याद रखना है। बोर्ड की बैठक 6 माह में कम से कम एक बार अधिक जरूर होना चाहिए। पदेन सदस्य के अलावा किसी अन्य सदस्य को 2 से अधिक क्रमागत कार्यकालों के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। जो पदेन सदस्य होंगे, पदेन सदस्य का मतलब होता है जो पहले से ही किसी जॉब में होते हैं या मंत्री पद पे होते हैं, जो उनको अगर पद दिया जाता है तो उनकी कोई कार्यकाल नहीं होगा और उनको दोबारा से भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। नियुक्ति का मामला कितना रहेगा, 3 वर्ष रहेगा। उपाध्यक्ष वो काम करेगा जो अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाएंगे। एक बार और बता रही हूँ, याद रखिएगा। केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड, केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड का गठन किस धारा के अंतर्गत होगा, धारा 7 के अंतर्गत इनका गठन होगा केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड का। ठीक है। केंद्रीय पर्यवेक्षी एक बोर्ड होगा, ये धारा 7 में बताया गया है। इसके बाद इसकी जो संरचना है वो धारा 8 में बताई गई है कि संरचना में मेन आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्वास्थ्य का जो प्रभारी मंत्री होगा, जो परिवार कल्याण स्वास्थ्य का प्रभारी मंत्री होगा, वो कौन होगा, इसका अध्यक्ष होगा। और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग का जो सचिव होगा वो इसका कौन होगा, उपाध्यक्ष होगा। इसके अलावा संसद के दोनों सदन के सदस्य, इसमें महिला सदस्य होना जरूरी है, मतलब 3 इसमें महिला सदस्य संसद की होना जरूरी है, जिसमें 2 लोकसभा की होना चाहिए और 1 राज्यसभा की होना चाहिए। और बोर्ड की जो बैठकें हैं वो 6 महीने में कम से कम एक बार जरूर होना चाहिए। बोर्ड की बैठक कितने में होना चाहिए, 6 महीने में एक बार होना चाहिए। ये बोर्ड क्या काम करता है, जो आनुवंशिक परामर्श केंद्र होते हैं, आनुवंशिक प्रयोगशालाएं होती हैं, आनुवंशिक क्लिनिक होती है, उनकी ये देखता है कि ये सही से काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। उनको प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के बारे में और लिंग चयन तकनीकों के बारे में केंद्र सरकार को सलाह देने का काम भी करता है। इसके अलावा आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक क्लिनिकों में आचार संहिता का निर्धारण भी ये करता है। तो ये सारे काम केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड के होते हैं। ये तो बात हुई केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड, धारा 7 में गठित है, 9 में बैठकें हैं, 8 में संरचना है। बात करते अगर राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड की, तो राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड का गठन धारा 16A में किया गया है। इसमें भी यही सारे लोग शामिल होते हैं। एक सेकेंड, हमारे क्या है ग्रुप में टेस्ट चल रहा है तो मुझे वही देखना पड़ता है बीच बीच में। हाँ, एक और बात मैं आपसे कहने वाली थी कि अगर आप लोगों को जैसे थ्योरी नहीं पढ़ना है, ओनली प्रैक्टिस करना है, तो आप केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे, और जितने भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस MCQ हैं तो वो आप 5 फरवरी से ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो चार्ज रहेगा वो 399 रहेगा। और हमारा जो टोटल बैच है जिसमें प्रैक्टिस भी रहेंगे, टेस्ट भी रहेंगे, वीडियो लेक्चर्स भी रहेंगे, सारा कुछ रहेगा, जो पहले 799 का था वो अब केवल 590 में मिल रहा है। 800 रुपये वाला कोर्स अब 590 में मिल रहा है। केवल 26% इसका डिस्काउंट है, 26 जनवरी से ही चल रहा है। तो अब अगर आप हमारा पूरा पैकेज लेना चाहते हैं तो पूरा पैकेज ले सकते हैं, हम जीतेंगे बैच वाला। और केवल आपको प्रैक्टिस MCQ ही लेना है तो आप प्रैक्टिस MCQ ही ले सकते हैं। 590 में आपको ज़्यादा प्रॉफिट है क्योंकि इसमें ट्रिक्स वीडियो भी मिलती हैं और ट्रिक बहुत शानदार होती हैं। रिवीजन जितना ज़्यादा होगा, रिवीजन में आपको हम ट्रिक ही कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रोगों की ट्रिक कराएंगे, हर रोग आपको ट्रिक द्वारा याद हो पाए, हर ICMR रिपोर्ट आपको ट्रिक द्वारा याद हो पाए, ये सारे ही क्वेश्चन हम कराएंगे ट्रिक द्वारा। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ट्रिक से क्या होगा, लंबे समय तक याद भी रहेगा। और जो ट्रिक होगी वो कभी कोई क्वेश्चन भूल भी जाओगे ना तो ट्रिक द्वारा, ट्रिक जो होगी वो आपको उसको याद रखने में मदद करेगी। ठीक है। तो अगर आप जो भी बैच लेना चाहते हो, या तो हमारा आप हम जीतेंगे बैच ले सकते हैं, या आप हमारा प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं। प्रैक्टिस बैच में केवल क्या मिलेगा, टेस्ट ग्रुप मिलेगा और एक प्रैक्टिस ग्रुप मिलेगा। हम जीतेंगे बैच में एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, एक आपको 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलेंगे, 2 टेलीग्राम में एक टेस्ट ग्रुप मिलेगा और एक हम जीतेंगे बैच मिलेगा। इस हम जीतेंगे बैच में आपको सारी ट्रिक्स PDF, सारी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सारी थ्योरी PDF, सारे जो प्रैक्टिस बैच है वो पूरा भी इस हम जीतेंगे बैच में मिलेगा। तो जो भी आप लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। ये अंतिम समय रिवीजन का है, जितना ज़्यादा रिवीजन हो सकता है करिए। हम बस आपको रिवीजन ही रिवीजन कराएंगे। हम हर टॉपिक के आपको मैक्सिमम MCQ प्रोवाइड कराएंगे। हर टॉपिक से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है। आप दिन भर टेस्ट दीजिए। अभी भी हमारे ग्रुप में 6 बजे से टेस्ट चल रहे हैं और रात को भी 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप खुद पढ़ने की बजाय आप टेस्ट में टिक लगाते हो, टेलीग्राम पर क्विज बोर्ड पर टेस्ट होता है, टेस्ट हम देते हैं आपको। एक दिन पहले टॉपिक दे दिया जाता है कि इस टॉपिक का टेस्ट होगा, हम उसकी तैयारी भी कराते हैं और फिर टेस्ट लेते हैं।
तो इससे क्या होगा, आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। टेस्ट देने से आपको आपकी गलतियाँ पता लगती हैं और बहुत ज़्यादा अपने इम्प्रूवमेंट दिखता है। इसके अलावा कुछ एफएलटी भी टेस्ट लेंगे हम, कुछ टॉपिक वाइज भी टेस्ट। टॉपिक वाइज तो मतलब चलता ही है, पूरे समय ही चलता है। जैसे कि अभी मैंने बताया पंचवर्षीय योजना सतत विकास लक्ष्य हमारा टेस्ट है। जितने भी अधिनियम हुए उन सब के टेस्टों का रिवीजन होगा, वो सारे भी होंगे। तो जो भी करना चाहते हैं, जो भी लेना चाहते हैं, आप जल्द फास्ट मुझे वो पेमेंट कीजिए, फास्ट मुझे व्हाट्सअप कीजिए कि हमें ये लेना है, आपका हम जीतेंगे बैच लेना है या हमें आपका प्रैक्टिस बैच लेना है। जो भी होगा आपको इस नंबर पे मुझे बताना है कि ये लेना है। लेकिन अगर आप थोड़ा भी मन है आपका लेने का तो लेट मत कीजिए, जितना लेट होगा उतना रिवीजन में पीछे छूटेगा, क्योंकि हम आज सारी चीज़ रिवीजन ही करने वाले हैं। आपसे जो टॉपिक होंगे वो रिवीजन के रूप में होंगे, उनकी पीडीएफ भी मिलेगी, थ्योरी भी मिलेगी, ट्रिक्स भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा हम जीतेंगे बैच में। और प्रैक्टिस बैच में टेस्ट ग्रुप में आपको ऐड हो जाएगा और आपको एक प्रैक्टिस ग्रुप मिल जाएगा जहाँ पे केवल आपको एमसीक्यू ही मिलेंगे टॉपिक वाइज। पीएसपीएनडीटी अधिनियम में पर्यवेक्षी बोर्ड की बैठक 6 महीने में कितने बार होती है? अभी अपन ने कर लिया है, 6 महीने में करीब कितने बार होती है? 6 महीने में एक बार पर्यवेक्षी बोर्ड की बैठक होती है। पीएनडीटी अधिनियम 1994 में नियम बनाने की शक्ति कौन की है? नियम कौन बनाता है पीएनसीटीपीडी अधिनियम में? राज्य सरकार बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है? इसके तहत जो नियम बनाने की जो कार्य है वो कौन करता है? तो इसके लिए नियम बनाती है केंद्र सरकार। कौन बनाती है? केंद्र सरकार इसके लिए नियम बनाती है। जबकि जो राज्य सरकार है, इस नियम के अधीन कोई भी उपबंध कर सकती है, पर इसमें नियम बनाने का जो काम है वो कौन करता है? इस नियम बनाने का काम करता है केंद्र सरकार। पीएनसीडीपीडी अधिनियम 1994 में केंद्र सरकार क्या बनाती है? नियम बनाती है। अगला है पूर्व गर्भाधान प्रसव पूर्व अधिनियम निदान तकनीक अधिनियम 1994 के अंतर्गत केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड के अध्यक्ष कौन होता है? परिवार कल्याण विभाग, परिवार कल्याण जो मंत्रालय का प्रभारी मंत्री जो होगा वो कौन होगा? इसका अध्यक्ष होगा। और जो परिवार कल्याण विभाग का जो सचिव होगा वो कौन होगा? इसका उपाध्यक्ष होगा। दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आहार में क्या शामिल करके एनीमिया की रोकथाम की जा सकती? आयरन एवं विटामिन सी। आयरन एवं विटामिन सी एनीमिया की रोकथाम के लिए आयरन तो दिया ही जाता है, लेकिन विटामिन सी साथ में क्या करता है? इसके ऑब्जर्वेशन में या अवशोषण में मदद करता है, इसलिए विटामिन सी भी इसमें दे दिया जाता है। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का गठन कब हुआ था? देखो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिसको हम एनएचएम बोलते हैं, एनएचएम का गठन हुआ था 2013 में। इसके अंतर्गत दो विभाग आते हैं, एक तो आता है एनआरएचएम और एक आता है एनयूएचएम। एनआरएचएम बना था 2005 में और एनयूएचएम बना है 2013 में। वर्तमान में जो इन दोनों को मिला के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर दिया है, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम करता है और ये शहरी क्षेत्र के लिए काम करता है। अगला है धारा 21 के अंतर्गत आनुवांशिक या प्रयोगशाला या क्लिनिक जिनका पंजीकरण निलंब हो गया है, वह कितने दिन के भीतर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकती है? तो क्या बोल रहे हैं कि कोई भी परामर्श केंद्र है, कोई भी आनुवांशिक क्लिनिक है, अगर उसको धारा 20 में उसको निलंबन कर दिया है, धारा 20 के अंतर्गत उसको क्या कर दिया है? निलंबन कर दिया है कि तुम है ना तुम ये संस्था नहीं चला सकते, तुमने ऐसा गलत काम किया है। और वो उस संस्था को लगता है कि मेरे बारे में झूठी कार्रवाई हुई है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, तो वो केंद्र सरकार को भी अपील कर सकती है और राज्य सरकार को भी अपील कर सकती है। जहाँ का भी आदेश हो, केंद्र सरकार के कोर्ट का आदेश हो तो केंद्र सरकार को अपील कर सकती है, राज्य सरकार के कोर्ट का आदेश हो तो राज्य सरकार को भी अपील कर सकती है। कितने दिन के अंतर्गत कर सकती है? 30 दिन के अंतर्गत कर सकती है। कितने? 30 दिन के अंतर्गत वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकती है कि आप मेरा पंजीकरण वापस लौटा दो मेरे अपने वकील की सहायता से, कि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। तो अपील के बारे में बात किस धारा में बोली गई है? धारा 11 में बोली गई है अपील के बारे में बात। अपील किसको की जा सकती है? अपील केंद्र सरकार को भी की जा सकती है और राज्य सरकार को भी की जा सकती है, दोनों में से किसी को भी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आयुष मंत्री कौन है? इंदर सिंह परमार जो है मध्य प्रदेश में आयुष मंत्री हैं। जेपी नड्डा जो है मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन है स्वास्थ्य मंत्री? नरेंद्र शिवाजी पटेल मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री हैं। आयुष मंत्री
अगला क्वेश्चन है पीएनसी पीएनडीटी अधिनियम 2003 में क्या संशोधन किया गया। पहला पॉइंट लिखा हुआ है गर्भधारण पूर्व लिंग चयन की तकनीक को अधिनियम के दायरे में लाया गया। बिल्कुल सही है, ये इसको कानून बनाया गया, मतलब अल्ट्रासाउंड को इसके दायरे में लाया गया, ये भी सही है, अल्ट्रासाउंड को भी इसके दायरे में लाया गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड जो धारा 7 में है उसको भी सशक्त बनाया है, ये भी सही है। अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर सही हो जाएंगे, ये सारे ही इसमें किए गए हैं। पीएनसी पीएनडीटी अधिनियम किस तारीख को लागू हुआ था। पीएनसी पीडीटी अधिनियम अभी मैंने बताया था कि ये सितंबर में लागू हुआ था, सितंबर 1994 में लागू हुआ था और 2003 और 2011 में इसमें संशोधन हुआ था। 20 सितंबर 1994 को ये लागू हुआ था और 14 फरवरी 2003 में इसमें संशोधन हुआ था। इसके अलावा एक और संशोधन इसमें हुआ था, दूसरा संशोधन कब हुआ था, 2011 में हुआ था। अगला है निम्न पीएनसी पीएनडीटी अधिनियम में लिंग अवधारणा का प्रतिषेध। देखो जब ये 1994 में आया था तब धारा 4 में इस अवधारणा का प्रतिषेध बताया था, लेकिन 2003 में जब ये अधिनियम आया है तो धारा 3A में लिंग अवधारणा का प्रतिषेध बताया है। किस में बताया है, धारा 3A में बताया है, जबकि इसके पहले जब आया था तब किस में बताया था, उसमें धारा 4 में बताया था और 2003 में इसमें अपडेट हुआ है और अब इसमें कौन सा धारा कर दी है, धारा 3A कर दी है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 10 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। जो केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड होता है उसमें केंद्र सरकार द्वारा कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, 10 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन है राष्ट्रीय मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। सारे लोग जिनको मेरे वीडियो पसंद आते हैं सारे लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि राष्ट्रीय मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है। सारे लोग इसका आंसर दीजिएगा, राष्ट्रीय मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है। केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा कितने सदस्य नियुक्त होते हैं, 10 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला है किसी डॉक्टर द्वारा प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग किन शर्तों के पूरे होने के बाद किया जाता है। पहला गर्भवती स्त्री की आयु 35 वर्ष से अधिक हो, बिल्कुल सही है। गर्भवती स्त्री का 2 से अधिक बार गर्भपात हुआ हो, ये भी सही है। गर्भवती स्त्री नशीली दवा या रसायन लेती हो, ये भी सही है। गर्भवती स्त्री उसके पति का कोई शारीरिक या मानसिक परिवार इतिहास रहा हो, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर रहेंगे। इनमें से कोई भी अगर ऐसा कारण होता है तो डॉक्टर जो होता है वो प्रसव पूर्व अल्ट्रासोनोग्राफी की सलाह दे देता है। अगला है इनमें से स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री कौन होते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा है, ये बता दिया। आयुष मंत्री अपने मध्य प्रदेश के इंदर सिंह परमार को बनाया, ये भी मैंने बता दिया है। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि राजेंद्र शुक्ल, जेपी नड्डा तो होंगे नहीं क्योंकि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मेन मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल, इन दोनों में से आपको बताना है कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री कौन है। ठीक है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। अगला है पीएसपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति या आनुवंशिक सलाह केंद्र या क्लिनिक प्रसव पूर्व लिंग अवधारणा संबंधी विज्ञापन प्रकाशित करता है, कोई विज्ञापन प्रकाशित करता है, ऐसा विज्ञापन प्रकाशित करता है कि हमारे यहाँ लिंग चयन किया जाता है, हमारे यहाँ आओ और इतने पैसे में लिंग चयन हम बताएंगे कि लड़का है या लड़की, तो ऐसा अगर कोई करता है तो उसको कितने साल की सज़ा दी जाएगी और कितने का जुर्माना दिया जाएगा। तो देखो अगर ऐसा कुछ करता है तो उसे लगभग 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना दिया जाएगा। कितना, 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 का जुर्माना दिया जाता है। लेकिन अगर वो दोबारा से ऐसा करता है, पहली बार उसने ऐसा कर दिया है ना, पहली बार उसने एक विज्ञापन के जरिए ये प्रमोशन कर दिया, कहीं पर लगा दिया एक पोस्टर कि हमारे यहाँ क्लिनिक में ये लिंग चयन किया जाता है और ये, या किसी भी गुप्त सूत्रों से अपनी बात किसी तक पहुँचा दी, तो अगर पता लगता है सरकार को तो वो क्या कर देगी, उस पर 3 वर्ष का कारावास कर देगी और 10,000 का जुर्माना लगा देगी। लेकिन अगर ये दोबारा करेगा, दोबारा में कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का कारावास और 50,000 तक का जुर्माना दोबारा में हो जाएगा। ठीक है, दोबारा में 5 वर्ष तक का कारावास और 50,000 और पहली बार में 3 वर्ष का कारावास और 10,000 जुर्माना। ये याद रखना, पीएनसी पीएनडीटी अधिनियम में यदि कोई भी किसी विज्ञापन के थ्रू अपना प्रचार प्रसार करता है तो उसे 3 वर्ष का कारावास और 10,000 जुर्माना लगता है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और चीज़ याद रखना कि ये जो जुर्माना लगाता है, ये जो अधिकार होते हैं वो किसके पास होते हैं, इस प्रकार के अधिकार, तो ये जो होते हैं वो
प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या हो तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अधिकार में होता है। ये अपराध किस प्रकार के होते हैं? असंज्ञेय होते हैं, अजमानतीय होते हैं और असमनीय अपराध होते हैं। अगला है राज्य पर्यवेक्षक बोर्ड में विधानसभा और विधान परिषद से कितनी महिला सदस्य होती हैं? 3 महिला सदस्य होती हैं, जिसमें विधानसभा से कितनी होंगी? 2 होंगी। विधानसभा से कितनी होंगी? 2 होंगी। और विधान परिषद से कितनी होंगी? विधान परिषद से 1 होगी। विधानसभा से 2 होंगी और विधान परिषद से 1 होगी। ऐसे ही ये राज्य की बात है। अगर केंद्र की बात होगी तो लोकसभा से कितनी होंगी? 2 होंगी और राज्यसभा से कितनी होंगी? 1 होंगी। ये जो पर्यवेक्षक बोर्ड, राज्य पर्यवेक्षक बोर्ड का गठन किस में है? धारा 16A में है। और जो केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड का गठन है वो किस में है? धारा 7 में है। 7 से 12 महीने के शिशु को स्तनपान करा रही महिला को प्रतिदिन कितनी कैलोरी आवश्यक है? देखो, अगर बच्चा 6 महीने तक का होता है तो 600 कैलोरी चाहिए रहती है, और अगर बच्चा 6 से 12 महीने का होता है तो 540 प्लस कैलोरी चाहिए होती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड में लोकसभा और राज्यसभा से कितने महिला सदस्य होंगे? अभी मैंने ऊपर बताया था कि लोकसभा से 2 होंगे, राज्यसभा से 1 होंगे। इस प्रकार से टोटल कितने होंगे? इस प्रकार से टोटल 3 सदस्य होंगे। अगला है पीएनसी पीडीटी का अधिनियम का विस्तार। धारा 1 में विस्तार की बात बताते हैं, और ये पीएनसी पीएनडीटी अधिनियम का धारा 1 बताती है कि ये जो अधिनियम है ये संपूर्ण भारत में है। संपूर्ण भारत में इस अधिनियम का विस्तार है। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन 2019 के बाद से ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। अगला है केंद्रीय पर्यवेक्षी जो बोर्ड है उसका गठन किस धारा के तहत होता है? केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड का गठन धारा 7 में होता है, जबकि धारा 16 में किसका गठन होता है? धारा 16A में राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड का गठन होता है। अगला है केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल होता है। चाहे राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड हो चाहे केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड हो, दोनों का जो कार्यकाल होता है वो दोनों का ही कार्यकाल कितना होता है? 3 साल होता है। चाहे केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड हो चाहे राज्य पर्यवेक्षक बोर्ड हो, दोनों का कार्यकाल कितना होगा? 3 साल होगा दोनों का कार्यकाल, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सीय व्यवसाय है, मतलब जो रजिस्टर्ड है कि हाँ उसको अल्ट्रासाउंड मशीन भी खरीद सकता है, और वो पीएनसी पीएनडीटी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कोई दूसरी बार उल्लंघन करता है। पहली बार उल्लंघन करेगा तो 3 साल सजा मिलेगी और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। लेकिन अगर दोबारा करता है तो क्या होगा? दोबारा में उसको 5 वर्ष की सजा और 50,000 का जुर्माना लगेगा। पश्चातवर्ती का मतलब होता है कि एक बार कर दिया, अब दोबारा करेगा तो उसको क्या होगा? 5 वर्ष की सजा और 50,000 का जुर्माना उसको लगेगा। 5 वर्ष की सजा और 50,000 का जुर्माना लगेगा यदि वो दूसरी बार इसका उल्लंघन करता है तो। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लग रहा है आपको सरल, लेकिन इस पे क्वेश्चन आने की बहुत सबसे ज़्यादा संभावना होती है। ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किस वर्ष में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व तकनीक निदान तकनीक को अधिनियमित किया गया था? तो 1994 में अधिनियमित किया गया था। एक सारे अधिनियम का लेके आऊँगी जिसमें सारे अधिनियम के ईयर बताऊँगी, क्योंकि ईयर भी इंपॉर्टेंट होते हैं पूछे जाने के लिए। अगला है पीएनसी पीडीटी अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड और राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड का उपाध्यक्ष कौन होगा? जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग का जो प्रभारी सचिव होगा, सचिव कौन होगा? उपाध्यक्ष होगा। और जो प्रभारी मंत्री होगा वो क्या होगा? अध्यक्ष होगा। प्रभारी मंत्री क्या होगा? अध्यक्ष होगा। और जो प्रभारी सचिव होगा वो क्या हो जाएगा? उपाध्यक्ष हो जाएगा। अगला है पीएनसी पीडीटी अधिनियम जो है उसमें कुल कितनी धाराएं हैं? पीएनसी पीडीटी अधिनियम जो आया है उसमें कुल कितनी धाराओं के बारे में बताया गया है? कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं? तो ये जो अधिनियम है उसमें 34 धाराएं हैं और 8 अध्याय हैं। 34 क्या हैं? धारा हैं। और अध्याय कितने हैं? 8 अध्याय हैं। 34 धारा है और 8 क्या हैं? अध्याय हैं। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि कितनी धारा और कितने अध्याय हैं। 34 धारा हैं और 8 अध्याय हैं। चलो अगला देखते हैं। फ्रेंड देखिए, इस प्रकार के अधिनियम की एमसीक्यू बुक मिलेगी आपको। ई बुक इस प्रकार की मिलेगी जिसमें 2000 एमसीक्यू मिलेंगे कि अब उसमें करंट अफेयर्स से करंट से संबंधित भी प्रश्न रहेंगे, महिला और बच्चों से संबंधित भी पूरे अधिनियम रहेंगे, उनसे संबंधित भी कानून रहेंगे। तो सारे अधिनियम का ये मिलेगा। ये विशेष ये इस प्रकार का पूरा टारगेट बैच है हमारा। इसमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं।
ट्रिक वाइज टॉपिक, ट्रिक वाइज वीडियो, एमसीक्यू पीडीएफ, टॉपिक वाइज पीडीएफ, है ना, हर टॉपिक के एमसीक्यू। और सबसे मेन चीज़ जो है वो है टेस्ट। सबसे मेन चीज़ क्या है? टेस्ट है। टेस्ट रोज़ मिलते हैं। सबसे मेन चीज़ रोज़ टेस्ट होते हैं, दिन भर टेस्ट हो। तो टेस्ट से प्रैक्टिस खुद से करने की अपेक्षा जब टेस्ट देते हो, टिक लगाते हो, तो ऑटोमेटिकली आंसर याद हो जाते हैं और मज़ा भी आता है टेस्ट देने में। इसके अलावा ये हमारा विशेष आवश्यकता वाला, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के ये 500 एमसीक्यू। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस यही पढ़ना है। इतना ही कर लोगे तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ऐसे ही पंचवर्षीय योजना का दूंगी, पंचवर्षीय योजना के जो प्रश्न दे रही हूँ वही अकेले करोगे, बस उससे हो जाएगा। जो एमसीक्यू मैंने आपको दे दिया कि इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, तो उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस आपको वही पढ़ना है, उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या लिंग परीक्षण करने वाले चिकित्सक और प्रयोगशाला जो कर्मी होता है उसको कितने साल की सज़ा और कितने साल का जुर्माना दिया जाता है? 3 से 5 साल सज़ा, 10 से 50 हज़ार जुर्माना, 6 से 8 साल, 8 से 10 साल या 20 से साल। यहाँ पे केवल सज़ा जो है वो 3 और 5 साल की है और 10 और 50 हज़ार का जुर्माना है। पहली बार करते हो तो 3 से 5 साल की सज़ा, दूसरी बार करते हो तो 10 से 50 हज़ार का जुर्माना। इतना ही यहाँ पे मेन है, बाकी इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1976-77 में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की स्थापना हुई थी। और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की स्थापना हुई थी 1947 में। 1956 से इसने काम करना शुरू किया था। नेशनल हेल्थ मिशन जो आता है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। धारा 16A के अंतर्गत राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड का गठन होगा। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होंगे? तो राज्य का जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण का प्रभारी मंत्री होगा वही राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड का अध्यक्ष होगा, जबकि जो सचिव कौन होगा? इसका उपाध्यक्ष होगा। सचिव कौन होगा? इसका उपाध्यक्ष होगा। और जो प्रभारी मंत्री होगा वो क्या होगा? अध्यक्ष होगा। प्रभारी मंत्री अध्यक्ष होगा और सचिव कौन होगा? उपाध्यक्ष होगा। अगला है जो PSPNDT अधिनियम है उसका पूरा नाम क्या है? गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम इसका नाम होता है। गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक इसका नाम है तो होता है PSPNDT अधिनियम का पूरा नाम है गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व। क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकता है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोल सकते हैं अपन? प्री कंसेप्शन, प्रीनेटल और प्रीनेटल। और जो DT है, DT का मतलब हो जाता है डायग्नोस्टिक टेक्निक, ठीक है, मतलब निदान तकनीक, ठीक है। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगला है PNCPNDT अधिनियम 1994 में कितने अध्याय हैं? तो उसमें 8 अध्याय हैं और 34 धाराएं हैं। कितनी हैं? 8 अध्याय हैं और उसमें 34 धाराएं हैं। फ्रेंड इसमें है ना, अगर यहाँ पे गर्भाधान की जगह गर्भधारण का कहीं ऑप्शन आ जाए तो गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व तकनीक लगाना। गर्भाधान की जगह अगर गर्भधारण आ जाए ना तो वही आंसर लगाएगा, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व तकनीक अधिनियम, ठीक है। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम। अध्याय पढ़ लिए हैं। PNCPDT अधिनियम कब संशोधित हुआ था? तो फरवरी 2003 में संशोधित हुआ था। एक बार मैं इसके बारे में आपको पूरा का पूरा एक बार बता देती हूँ जो अपन ने पढ़ा है। सबसे पहले ये आया कब था? सबसे पहले ये आया था 20 सितंबर 1994 में आया था। इसके बाद ये संशोधित होकर कब आया था? 14 फरवरी 2003 में ये संशोधित होकर आया था। तिबारा कब आया संशोधित होकर? 2011 में। इसमें सज़ा कितनी दी जाती है यदि कोई इस अधिनियम का विरोध करता है? 3 साल की सज़ा दी जाती है, 10,000 जुर्माना। दोबारा करता है तो 5 साल की सज़ा और 50,000 जुर्माना। इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 8 अध्याय हैं। और धारा कितनी है? धारा 34 है, 8 अध्याय हैं। इसके अलावा इसमें एक केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड का गठन की बात की गई जिसका कार्यकाल 3 साल है और एक राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड की गठन की बात की गई है। कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रसव पूर्व तकनीक का उपयोग किया जाता है, बाकी की परिस्थितियों में इसके लिए एक प्रतिबंध लगाए गए हैं जिसके तहत कानून का उल्लंघन के तहत सजा दी जाती है। इसके अलावा फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।